नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, गम्मा खनी। मैं हूँ ज्ञान करता हूँ आप सबका सम्मान और स्वागत करता हूँ एक्सीलेंस परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको हर प्रकार की स्टडी वीडियो। जी हाँ, बाकी की लाइन तो आपको याद है ही। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ जी हाँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हो जाता है और बिल्कुल हो भी जाते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र। जी हाँ, और पिछले कई दिनों से हम अर्थशास्त्र पढ़ते आ रहे, सिर्फ आज ही नहीं पढ़ने वाले, लेकिन आज हम पढ़ने वाले अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की प्रकृति। क्या पढ़ने वाले? अर्थशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स आज हम पढ़ने वाले। और इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था हमने पढ़ी है, सूक्ष्म व्यापक अर्थशास्त्र पढ़ा है। और अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाकर चेकआउट कीजिएगा। कहाँ पड़े हुए चक्कर में, अरे कोई नहीं है टक्कर में, तो प्लीज फटाक से जाकर लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कीजिए, पहले उन वीडियोस को देखिए ताकि ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। और चलिए आज की बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो नेचर है वो क्या है। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास में आपके जो फ्रेंड्स होंगे तो आपको उनके नेचर के बारे में पता होगा कि भैया ये मेरा जो फ्रेंड है इसका नेचर थोड़ा सा रूडली बिहेव करता है या फिर गुस्सा जल्दी हो जाता है। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र जो है, उसकी भी स्वयं की प्रकृति है या फिर नेचर है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले कि अर्थशास्त्र का क्या नेचर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्या, अरे यार तुम भूल जाता हूँ, हमारे गुरुदेव ने तो बहुत सारी बातें बता रखी है, फिर से बताता हूँ, ठीक है। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, हर जीत आपकी है, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। अगर हर लक्ष्य आपकी निगाहों में है तो हर मंजिल आपकी है और यकीनन आपकी है अगर आपने अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखा। जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो उस लक्ष्य को लेकर बैठो कि भैया मुझे इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने या फिर मुझे मेरिट लानी है। जो भी आपके लक्ष्य हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि आपके लक्ष्य क्या है, लेकिन जो भी आपके लक्ष्य हैं उनको आप निगाहों में रखो। उसके बाद उस काम को करना शुरू करो। उसके बाद उसके परिणाम देखिएगा कि क्या उसके परिणाम आते हैं और इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और मैंने अनुभव किया है जीवन में कई बार, और अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आप भी अनुभव करेंगे। और हर मंजिल आपकी है, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो हर लक्ष्य आपकी निगाहों में होना चाहिए। और आज हमारा लक्ष्य अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र को निगाहों में रखते चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। यहाँ पर पॉइंट आया, सबसे पहले इन्होंने बोला नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं और इन्होंने बोला है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अब अर्थशास्त्र एक विज्ञान किस प्रकार इसे हम नॉर्मली समझते हैं, तो देखिए अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने बात करती है अध्ययन करते हैं। हम क्या करते हैं बेटा? अध्ययन करते हैं। अर्थ धन शास्त्र यानी धन के बारे में अध्ययन या ज्ञान प्राप्त करने क्या कहलाता है भेरूलाल? अर्थशास्त्र कहलाता है। और हमने यहाँ पे बात करी थी, हम अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व का अध्ययन करते हैं। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि विज्ञान क्या होता है। और विज्ञान से हमारा तात्पर्य किसी भी तत्व या किसी भी गुण के क्रमबद्ध ज्ञान या फिर किसी भी वस्तु का हमें अगर क्रमबद्ध ज्ञान है, सिस्टमेटिक नॉलेज है, तो वो क्या है? विज्ञान है। और यही चीज़ तो हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं और अभी तक करते हैं। जी हाँ, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व का हम क्रमबद्ध रूप से एक एक कर अध्ययन करते हैं। इसीलिए अर्थशास्त्र क्या है? विज्ञान। आ जाइए पढ़ लेते क्या दिया गया है। अनेक अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते हैं। उन्होंने क्या कहा कि अनेक अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते हैं क्योंकि विज्ञान का आशय किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान से, किससे है? किसी भी विषय या किसी भी तत्व के क्रमबद्ध ज्ञान से, जो कारण एवं परिणाम का विवेचन करता है। क्या कहा उन्होंने? जो कारण एवं परिणाम का क्या कर रहा है? विवेचन कर रहा है। उन्होंने बोला कि अनेक अर्थशास्त्री, बहुत सारे अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते हैं क्योंकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्रमबद्ध रूप से क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी विषय के, किसकी विषय को हाईलाइट करना है यहाँ पर कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। जो कारण एवं परिणाम की, एक बार हाईलाइट करूंगा, कारण एवं परिणाम का क्या कर रहा है बेटा? विवेचन कर रहा है। क्या कर रहा है? विवेचन कर रहा है तथा नियमों का निर्धारण करता है। क्या करता है? नियमों का निर्धारण करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, जी हम बात कर रहे हैं उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व का क्रमबद्ध ढंग से, कौन से ढंग से भैया? क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। हमने बात करें अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम धन का अध्ययन करते हैं, लेकिन अध्ययन जो हम कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं? क्रमबद्ध कर रहे हैं। उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण और राजस्व का। जी हाँ, क्या है हमारा? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व। भूलना मत बेटा। तो इन सब का हम क्या कर रहे हैं? क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। एक एक कर क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र विज्ञान है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते यार? हाँ कहना। जी हाँ, अर्थशास्त्र को हम विज्ञान कह सकते हैं। सॉरी,
इन आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के ये किए बेटा के लिए विज्ञान प्रयोग का सर्वेक्षण समंकों का विश्लेषण निकाला जाता है। उन्होंने क्या कहा कि इन आर्थिक क्रियाओं के विश्लेषण के लिए जो हम क्या करते हैं, अध्ययन के लिए क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रयोगों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सर्वेक्षण कर रहे हैं तथा समंकों का क्या कर रहे हैं बेटा? विश्लेषण। क्या कर रहे हैं? विश्लेषण। इस प्रकार अन्य विज्ञानों की भांति अर्थशास्त्र के नियमों भी सर्वव्यापी हैं जो कारण एवं परिणाम की व्याख्या करते हैं, जैसे मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता, रास नियम। उन्होंने बात कर दी, हमने शुरू में समझा था कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं बेटा? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान। वेरी गुड, सब मेरे साथ रिवाइज करोगे तो अभी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। वेरी गुड, लाउड एंड क्लियर। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और हमने बात करी, उन्होंने बोला कि जो कारण एवं परिणाम का क्या करे? विवेचन करे। क्या करे? कारण एवं परिणाम का विवेचन करे। और हमने बात करी उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व का हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं कि नहीं करते यार? हाँ के ना? तो यहाँ पर अगर हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं और वो कारण एवं परिणाम का विवेचन कर रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मांग और पूर्ति का यदि हम नियम पढ़ रहे हैं तो कारण एवं परिणाम का वो विवेचन कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल था, सीमांत उपयोगिता रास नियम। सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो हमारा लॉ है वो भी यहाँ पर व्याख्या कर रहा है, यानी कि कारण एवं परिणाम का क्या कर रहा है? विवेचन कर रहा है। इस प्रकार हम कह सके अर्थशास्त्र क्या बेटा है? विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र को हम विज्ञान कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। नाउ आगे हम बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र विज्ञान क्यों है? अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान क्यों है? क्षमा चाहूंगा इसकी मात्रा की अशुद्धि के लिए। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान क्यों है? कारण बताइए। उन्होंने यहाँ पर पूछा क्या आप बात करो अर्थशास्त्र विज्ञान है, लेकिन क्या अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है? और अगर अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है तो उसके कारण हमें बताइए कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान क्यों है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा बिना किसी देरी के, है ना भेरुलाल? हाँ, भेरुलाल भी बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आशय समझ लेते हैं कि वास्तविक विज्ञान से क्या आशय है। वास्तविक अर्थशास्त्र भूत, वर्तमान तथा भविष्य के आर्थिक व्यवहारों से संबंधित। उन्होंने क्या बोला कि वास्तविक विज्ञान जो है वो भूत, वर्तमान तथा भविष्य के जो आर्थिक व्यवहार है उनसे संबंधित हैं। यह उन आर्थिक स्थितियों से संबंधित है जिनका तथ्यों तथा आंकड़ों द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। इन्होंने बोला भैया कि आपका जो वास्तविक विज्ञान, कौन सा विज्ञान? या जी हाँ, वास्तविक विज्ञान, वो भूत, वर्तमान तथा भविष्य से संबंधित है और इनका हम आंकड़ों और समंकों द्वारा क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं, या फिर उनकी सत्यता को क्या कर सकते हैं? जांच सकते। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में गरीबी से प्रभावित जनसंख्या का प्रतिशत आज की तुलना में अधिक था। उन्होंने क्या कहा कि एक फैक्ट है, यानी कि यहाँ पर क्या वास्तविकता है कि भैया स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारत में जो गरीबी से प्रभावित जनसंख्या का प्रतिशत है आज की तुलना में अधिक था। तो ये एक फैक्ट है, यानी कि वास्तविकता है। और हमने बात कर दी, हम यहाँ पर आर्थिक चीज़ों से संबंधित होते हैं जो कथन वास्तविक होते हैं। कौन सा कथन बेटा? वास्तविक कथनों की हम क्या करते हैं? विवेचना करते हैं या फिर उनका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो भैया एक फैक्ट है। और हमने 3 बातें यहाँ पर करी थी कि भूत, भविष्य और वर्तमान, या फिर यूँ कहें कि भूत, वर्तमान और भविष्य से क्या ये संबंधित होकर ये भूतकाल की बात है। कौन से काल की बात है? भूतकाल की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जो गरीब जनसंख्या, पुअर जो पॉपुलेशन, उसका जो परसेंटेज था वो आज की तुलना में अधिक था। तो ये फैक्ट है, यानी कि इसकी सत्यता को समंकों और आंकड़ों के माध्यम से जांच सकते कि नहीं जा सकते? जांच सकते हैं। तो ये कौन सा विज्ञान है? वास्तविक विज्ञान। अगला उन्होंने बात करी है वर्तमान की। किसकी बात करिए? वर्तमान की। किसकी बात करिए? वर्तमान की। आ जाओ, भारत की 22% जनसंख्या निरपेक्ष रूप से गरीब है। यह कथन भविष्य से संबंधित है। ये भविष्य से नहीं बेटा, वर्तमान से संबंधित है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है ना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। किससे संबंधित है? ये वर्तमान से संबंधित है। भैया भारत की जनसंख्या 22% जनसंख्या है, गरीब है। अरे भैया गरीब तो फैक्ट है कि नहीं है? वास्तविकता है कि नहीं है? और वर्तमान की बात है, इसलिए ये कौन सा अर्थशास्त्र है? वास्तविक अर्थशास्त्र। और यहाँ पर हमने पहले बात करी भूतकाल की, जहाँ पर हमने बोला कि भारत की जो स्वतंत्रता प्राप्ति के जो समय जो जनसंख्या थी या जो गरीबी का जो प्रतिशत था वो आज की तुलना में अधिक था। लेकिन हम अगर वर्तमान की बात करें, क्या था क्या है, मैं बात कर रहा हूँ, और क्या होगा की बात भी हम करेंगे, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ क्या है। तो भैया भारत की 22% से ज़्यादा जनसंख्या गरीब है और ये एक फैक्ट है, इसको हम जांच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि भारत की जनसंख्या वर्तमान दर से बढ़ती रही, किस दर से बढ़ती रही? वर्तमान दर से बढ़ती रही, तो 2020 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 22% से अधिक होगा। फॉर एन एग्जाम्पल 2022 को हम कट कर देते, थोड़ा सा नोट्स हमारा एडिट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम अगर एग्जाम्पल की 2025 में
फॉर एन एग्जाम्पल कि 2025 तक जो हमारी जनसंख्या है, कौन सी जनसंख्या, गरीब जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी बात कर रहा हूँ, कि भैया वर्तमान दर से अगर जनसंख्या में जो गरीबी या फिर ये स्थिति अगर रही अपनी जो अर्थव्यवस्था उसकी ये स्थितियाँ रही, तो 2025 तक आने वाला जो प्रतिशत है या फिर पॉवर्टी परसेंटेज जो हमारी पॉपुलेशन में है वो वर्तमान से अधिक होगा। और ये भी एक फैक्ट है, यानी कि इनको हम समंक और आंकड़ों के माध्यम से जान सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो जो हमारा जो ग्रोथ हो रही है किसमें, पुअर्टी में, वो और अधिक हो जाएगी। तो ये भी क्या बेटा एक फैक्ट है, मतलब कि वास्तविक अर्थशास्त्र जो है वो हमसे बात करता है क्या था, क्या है और क्या होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, लाउड एंड क्लियर यार, एनी फियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। और यहाँ पर बात करिए, ये सभी अवलोकन वास्तविक अर्थशास्त्र के अंश है। उन्होंने क्या कहा, सॉरी, ये सभी अवलोकन, एक सेकेंड बेटा, ये सभी अवलोकन क्या है, वास्तविक अर्थशास्त्र के क्या है, अंश है। तो बेटा एग्जाम में अगर उसने ऑब्जेक्टिव पूछा, तुम्हें नचाया था अपन को नाचने का नहीं, मतलब कि अपन को तो याद है, क्या याद है, कि उसने अगर तुमसे पूछ लिया कि वास्तविक अर्थशास्त्र भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित है, सत्य सत्य बताइए, तो बिल्कुल है भैया। हमने बात करी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जो गरीबी जनसंख्या थी उसका प्रतिशत आज की तुलना में अधिक था, और आज भारत में 22% जनसंख्या क्या गरीब है। और अगर इसी प्रकार से ग्रोथ होती रही तो 2025 तक आने वाले वर्षों में भारत की जो गरीब जनसंख्या उसका परसेंटेज और भी बढ़ जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव आया तो अपन को घूमने का नहीं है, वो नचाएगा, लेकिन अपन नाचेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपन कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं और साथ ही साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। राजा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य में गरीबी की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं, इसलिए वास्तविक अर्थशास्त्र क्या था, क्या है तथा क्या होगा से संबंधित है। इसको एक बार और हाईलाइट करेंगे। वास्तविक अर्थशास्त्र जो है बेटा वो किससे संबंधित है, क्या था, वे स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारत की जो जनसंख्या है वो आज की तुलना में ज़्यादा गरीब थी। अभी जो प्रतिशत गरीबी का है वो आज की तुलना में क्या था, अधिक था। क्या था है कि नहीं है, और क्या है भैया, भारत की 22% जनसंख्या गरीब है, ये क्या है और क्या होगा अगर इसी प्रकार से भारत की जनसंख्या बढ़ती रही और या फिर हमारी अर्थव्यवस्था की ये स्थितियाँ बनी रही, तो आने वाले समय में भारत में जो गरीब जनसंख्या या पुअर पॉपुलेशन जो है उसका जो परसेंटेज जो वर्तमान से अधिक होगा। तो क्या था, क्या है और क्या होगा से संबंधित कौन सा अर्थशास्त्र, वास्तविक अर्थशास्त्र। तो भूलोगे क्या, नहीं भूलोगे। चलो अब कारण बता देते हैं, क्या कारण, उन्होंने पूछा था कि भाई वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र वास्तविक अर्थशास्त्र है क्या, और अगर है तो हमें कारण बताइए। ये कथन भूत, वर्तमान तथा भविष्य से संबंधित आंकड़ों तथा तथ्यों पर आधारित हो। तो उन्होंने क्या कहा, भूत, भविष्य और वर्तमान, किससे, भूत, भविष्य, वर्तमान से संबंधित समंकों तथा आंकड़ों पर आधारित होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने स्वतंत्रता प्राप्ति की बात करी तो मैंने तुलनात्मक रूप से समंकों के माध्यम से अध्ययन किया। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ तो भी मैंने फैक्ट यहाँ पे 22% रखा, और फिर भी मैंने समंकों का प्रयोग किया जब मैं बात कर रहा हूँ भविष्य की या फ्यूचर की जब मैं बात कर रहा हूँ। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन कथनों की सत्यता जांची जा सकती है, जांची जा सकती है, सॉरी बेटा, इन कथनों की सत्यता जांची जा सकती है। भैया मैं देख सकता हूँ, भैया आज अगर मैं बोल रहा हूँ 22% क्या है, गरीब है, तो मैं चेक कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। जब स्वतंत्रता प्राप्ति की समझ अगर हमने बात करी थी तो उसको मैं चेक कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ यार, हाँ के ना, क्या बात है, हाँ के ना, तो कर सकता हूँ। और फ्यूचर का अगर मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ तो उसको भी मैं आंकड़ों और समंकों के माध्यम से चेक कर सकता हूँ कि ये जो हम बात कर रहे हैं वास्तविक है या नहीं। अगला, ये कथन अर्थशास्त्र का मूल्यांकन अथवा विचारों को नहीं दर्शाते जो वाद विवाद की विषय हो सकता है। वह वाद विवाद किन चीज़ों को होता है, जिनमें हम हमारा ओपिनियन देते हैं, हमारे विचार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बोल रहा है कि मनरेगा को समाप्त कर देना चाहिए। अगला हम जब पढ़ेंगे ना आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मनरेगा को समाप्त कर देना चाहिए। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मनरेगा को जारी रख देना चाहिए, कोई बोल रहा है मनरेगा को तभी जारी। तो भैया यहाँ पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर डिबेट होगी, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति एक ही टॉपिक को लेकर, एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर या फिर एक ही वस्तु को लेकर अपने अलग अलग विचार प्रकट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी अर्थशास्त्री अपने विचार प्रकट नहीं करता, ये फैक्ट है। ये वास्तविक अर्थशास्त्र भैया, जनसंख्या अगर गरीब थी आज से ज़्यादा तो थी, आज 22% गरीब है तो है, और अगर इसी प्रकार से ग्रोथ होती रही, इसी प्रकार से जो गरीबी है वो बढ़ती रही, तो आने वाले समय में आज से अधिक होगी। तो ये फैक्ट है और इन्हें हम झुठला नहीं सकते, इनकी सत्यता को जांचा जा सकता है कि नहीं जांचा जा सकता। भैरूलाल, हाँ के ना, देखो बेटा चिप्स खाने लग गया। अरे बेटा राजा, ये बात गलत है यार, हम यहाँ पे पूरा डेडिकेशन दिखा रहा, हार्ड वर्क दिखा रहा, और तुम वहाँ बैठ के चिप्स खा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा यार। हाँ, थोड़ा बहुत साइड में रखो बेटा चिप्स, ठीक है, फिर हमें कैमरे के अंदर समय भी दे देना, ठीक है। हाँ, और भैया चाय दे दो हमें महेश भैया, ठीक है, महेश भाई हमारे लिए चाय लेके आ रहे हैं। चलो इतना हम आगे का पढ़ लेते, चलो
ये कथन अर्थशास्त्र का मूल्यांकन अथवा विचारों को नहीं दर्शाते जो वाद विवाद का विषय हो सकता है। तो यहाँ पे वाद विवाद होता है क्या? नहीं। अगला हमारा पॉइंट है, ये कथन आर्थिक समस्या की प्रकृति तथा सीमा पर प्रकाश डालते हैं। आर्थिक समस्या की प्रकृति तथा सीमा पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ पर हम फैक्ट की बात करेंगे बेटा, अगर मैंने बात करी आर्थिक समस्या, तो ये भारत की 22% जनसंख्या जो है वो गरीब है, तो ये एक आर्थिक समस्या, और उस पर प्रकाश किसने डाला भैया? वास्तविक अर्थशास्त्र ने। किसने? वास्तविक अर्थशास्त्र ने, क्योंकि यहाँ पर मैंने समंक और आंकड़ों का क्या किया है? प्रयोग किया है। अर्थात मनुष्य के भूत, वर्तमान, भविष्य से संबंधित आर्थिक व्यवहारों का विश्लेषण कहाँ किया जाता है? वास्तविक अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अभी हम विश्लेषण ही कर रहे हैं, अभी हम अध्ययन नहीं कर रहे थे कि भैया 1947 अभी हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता जब हमें मिली थी, तब हमारी जनसंख्या जो गरीबी का जो प्रतिशत था वो ये था, आज ये हो, और आने वाले समय में क्या होगा। तो इसका हम अध्ययन या विश्लेषण कहाँ कर रहे हैं? वास्तविक अर्थशास्त्र के अंतर्गत कर रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, या फिर हम जो अगला अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं वो है अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान क्यों है? कारण बताइए। या फिर आदर्शात्मक अर्थशास्त्र भी हम इसे कहते हैं। आ जाओ पढ़ लेते हैं। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है? इतना पढ़ लिया तो इतना सा तो ऐसे ही पढ़ लेंगे यार अपन खेलते खेलते। अर्थशास्त्र के अंदर तो खेलेंगे, पर हमने कहा था ना प्रेरक सर की बात। हाँ देखे तो नहीं देखे हो? अगर नहीं देखो तो पहले वो वीडियो जाकर देखो भैया, ये तुम्हारे को ऐसा समझना आएगा, ठीक है? पहले वो देखो, उसके बाद ई को देखो। हमारी बात समझ में आ रहा है तुम्हारा? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। कभी कभी आ जाती है बेटा, अंदर अंदर अलग अलग आत्माएं आती रहती है, तो उनके बारे में विशेष चर्चा करते रहते हैं हम। आयो नेक्स्ट पॉइंट है ना। चलो फोकस वापस से, मस्ती मजाक हो गया, हमारी भी चाय लेके आ रहे मज भैया। हाँ, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए से संबंधित है भैया। वहाँ पर हम बात कर रहे थे भूत, वर्तमान और भविष्य की। बेटा किसकी बात कर रहे थे? भूत, वर्तमान और भविष्य की। लेकिन उन्होंने यहाँ पे पहली ही लाइन में हमें क्लियर कर दिया कि क्या होना चाहिए से संबंधित है। कौन? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र या फिर आदर्श अर्थशास्त्र से संबंधित है। यह आर्थिक व्यवहार और आर्थिक समस्या पर अर्थशास्त्र के विचार से संबंधित है। वहाँ पर हमने बात करी थी कि वहाँ पर अर्थशास्त्र कोई विचार नहीं देता है। अभी हम अंतर भी बढ़ेंगे तब समझ में आएगा। वास्तविक अर्थशास्त्र के अंतर्गत कोई विचार देता क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर अर्थशास्त्री जो है आर्थिक समस्या को अपने विचार दे रहे हैं, और उनसे संबंधित जो अर्थशास्त्र वो क्या है? आदर्श अर्थशास्त्र, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र भी हम इसे कहते हैं। अर्थात इसमें अर्थशास्त्री द्वारा किसी भी आर्थिक समस्या के समाधान के लिए विभिन्न उपाय तथा विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, या फिर अर्थशास्त्री जो तो विभिन्न उपाय एवं उनकी समस्या को जो निराकरण है वो क्या कर सकते हैं? प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे मनरेगा एक दिन देश में बेरोजगारी की समस्या का अंत करेगा। भैया एक अर्थशास्त्री है हमारे, ठीक है, जिन्होंने कहा कि मनरेगा जो है, कौन? मनरेगा। मनरेगा पता बेटा, जो लोगों को जो रोजगार प्रदान करवाते हैं गांव में, कम से कम 100 दिन के लिए। आपके गांव में आपने देखा होगी, या फिर अगर आप शहर में निवास करते हो तो कभी आप गांव में घूमने के लिए गए हो तो वहाँ पे लोग गड्ढे खोदते हैं। ये सारे जो काम होते हैं ये रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जो मनरेगा के अंतर्गत आते हैं। अब एक अर्थशास्त्री वो क्या कह रहे हैं कि आने वाले समय में मनरेगा जो है वो जो क्या बेरोजगारी की समस्या का क्या कर देगा? अंत कर देगा। तो ये एक विचार है बेटा। क्या है? विचार है। और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, आदर्श अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या डिस्कस करते हैं? किसके बारे में बात करते हैं? विचारों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? विचारों के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। उन्होंने क्या बोला कि मनरेगा को समाप्त कर देना चाहिए। दूसरा है, उन्होंने कहा, पहले कह रहे थे कि मनरेगा को जारी रखना चाहिए ताकि क्या होगा? आने वाले समय में हमारी जो बेरोजगारी उसकी समस्या का क्या हो जाएगा? निराकरण। लेकिन भैया दूसरा अर्थशास्त्र क्या है? उन्होंने कहा आपका कह रहे हो भैया कि मनरेगा को जारी रखना चाहिए तो आपका जो गरीबी जो आपका जो बेरोजगारी वो समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मनरेगा को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने क्या बोला? ये गलत है, मैं बताता हूँ वो सही है। मनरेगा को समाप्त कर देना चाहिए, ये करदाताओं के पैसों का प्रयोग करता है। उन्होंने बोला कि भैया मनरेगा को समाप्त करो, भैया काम कुछ हो नहीं रहा है, प्रोड्यूस कुछ कर नहीं रहे हो, असेट्स क्रिएट हो नहीं रही है, और आप पैसा यूटिलाइज कर रहे हो गवर्नमेंट का जो टैक्स पेयर्स है उनकी जो मनी है उसका मिसयूज कर रहे हो, गलत प्रयोग कर रहे हो। तो एक ने कहा भैया मनरेगा को बंद कर देना चाहिए, ये आपके जो टैक्स पेयर है या फिर करदाता है उनके पैसे का क्या कर रहे हैं? गलत प्रयोग। सॉरी बेटा। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। मनरेगा को तभी जारी रखना चाहिए यदि उससे अर्थव्यवस्था में संपत्ति सृजन, क्या बोला? संपत्ति सृजन होती है। ये सभी कथन आदर्श अर्थशास्त्र के अंश हैं। ये केवल अर्थशास्त्र के विचार है, इनकी सत्यता को जांचा नहीं जा सकता। भैया तीसरा है, उन्होंने कहा भैया क्या कह रहे हो तुम? उन्होंने कहा कि भैया एक कह रहा है कि मनरेगा को जारी रखना चाहिए ताकि क्या हो? बेरोजगारी की समस्या का क्या अंत हो। दूसरे ने आकर उसकी बात को काटा, उसने उसका विचार दिया कि मनरेगा को जारी नहीं रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप टैक्स पेयर आपके करदाता उनके पैसे का क्या कर रहे हो? मिसयूज कर रहे हो। तीसरा है, उन्होंने कहा कि भैया तुम भी गलत हो और तुम भी गलत हो। उन्होंने बोला, उनका विचार दिखा उन्होंने, उनका जो विचार थे, उनका ओपिनियन उन्होंने रखा कि मनरेगा को तभी जारी रखना चाहिए, न तो बंद करना चाहिए न जारी रखना चाहिए। लेकिन जारी अगर आप रख रहे हो तो तभी रखो जब आप कोई संपत्ति का सृजन कर रहे हो या फिर उसके माध्यम से संपत्ति का सृजन कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल मनरेगा को आप, इनका क्या कहना है कि मनरेगा को आप कब जारी रख सकते हो?
फॉर एग्जाम्पल आपने देखा हो गाँव में मनरेगा के माध्यम से तालाब खुदवाए जाते हैं, तो अगर आप तालाब खुदवा रहे हो तो आप संपत्ति का सृजन कर रहे हो, तो तब आप मनरेगा को जारी रख दो। लेकिन जब आपके पास कोई काम नहीं है, कोई प्लान नहीं है और आप ऐसे ही लोगों से गड्ढे खुदवा रहे हो या फिर ऐसे ही रोजगार दे रहे हो, तो उस स्थिति में आप इसको जारी मत रखो। तो बेटा ये केवल विचार है, क्या है? विचार है। और आदर्श अर्थशास्त्र का अंश है, ये केवल अर्थशास्त्रियों के विचार है, इनकी सत्यता को जांचा जा सकता है क्या? नहीं। अरे भैया वो बोल रहे हैं उनको जारी रखना चाहिए ताकि बेरोजगारी की समस्या का अंत होगा। हम कैसे भी इनकी सत्यता को जांच सकते हैं? एक कह रहे कि बंद कर देना चाहिए क्योंकि टैक्स पेयर जो करता था उनके पैसे का गलत यूज कर रहा है, इसको कैसे जांच सकते हैं? और या फिर एक कह रहे कि इसको तभी जारी रखना चाहिए जब आपके जो आपकी संपत्ति का, आपकी जो इकोनॉमी उसमें संपत्ति का क्या हो रहा हो, सृजन हो रहा हो। तो ये बेटा केवल एक विचार, इसकी सत्यता को जांचा जा सकता है क्या? नहीं। आ जाओ कारण पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या कारण है? ये कथन केवल विचार दर्शाते हैं। भैया क्या दर्शाते हैं? विचार हमने बात करी, एक किरा ये, एक किरा ये और एक किरा ये। तो यहाँ पर सिर्फ विचार है, ये सिर्फ लोगों के थॉट है, ये सिर्फ लोगों के ओपिनियन है। यहाँ पर इनकी सत्यता को जांचा जा सकता है क्या? नहीं जांचा जा सकता है। इनकी सत्यता को जांचा नहीं जा सकता है। अगला हमारा ये कथन यह दर्शाते हैं कि किसी भी आर्थिक समस्या का उपाय क्या होना चाहिए। यहाँ पर क्या दर्शा रहे बेटा? मनरेगा एक बहुत बड़ी समस्या, मतलब यहाँ पर लोगों को रोजगार तो दे रहे हैं, लेकिन एक समस्या ये आ रही है कि अगर हम लोगों को रोजगार दे रहे तो संपत्ति का सृजन होना चाहिए, या फिर एक तरीके से आर्थिक समस्या से लोग मान रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? हमारा ये विचार भी है, इसको ऐसा समाधान करो। एक बोल रहा है हम इसका हमारे हिसाब से ये समाधान होना चाहिए। तो यहाँ पर आर्थिक समस्याओं के जो समाधान चाहिए उसके प्रति लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं। या फिर जो अर्थशास्त्री है, कौन? अर्थशास्त्री, वो अपने अपने क्या दे रहे बेटा? भेरूलाल विचार दे रहे। क्या हो गया राजा? अच्छा वो, अरे यार राजा आपके गाना गाऊँ तुम्हारे अगले वीडियो में पक्का गाऊंगा, अगले वीडियो में गाना गाऊँ, तुम कमेंट करना है, ठीक है? कौन सा गाना है? हाँ गाना गाऊंगा मैं, कमेंट करना नीचे, मैं अगले वीडियो में गाना गा के बताऊंगा। ऐसे नहीं गाते बेटा हमारे, समझ रहे हो ना तुम बात को? हाँ अगला पॉइंट बेटा, चलो आ जाओ। पहला हमने पढ़ा कि ये कथन केवल विचार दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? विचार। इनकी सत्यता को जांचा जा सकता है क्या? नहीं जांचा जा सकता। सेकंड पॉइंट हमने दिया, सेकंड रीजन जो हमने पढ़ा है, ये कथन यह दर्शाते हैं कि किसी भी आर्थिक समस्या का उपाय क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकता है, नचा सकता है, लेकिन अपन को नाचने का नहीं, क्योंकि हमारे को तो पहले से पता है। क्या पता है तुम्हारे को? कि भैया जब भी क्या होना चाहिए से संबंधित कौन सा अर्थशास्त्र है? तो आदर्श या आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है। और क्या था, क्या है और क्या होगा, ये अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो ये है किससे? वास्तविक अर्थशास्त्र से। सॉरी, ये कथन, इन कथनों के कारण विवाद एवं बहस होते हैं। भैया अगर अलग अलग अर्थशास्त्री अपने अलग अलग विचार दे रहे तो विवाद तो होगा कि नहीं होगा? या 5 जैसे लोग होंगे वैसी अलग अलग बातें होंगी, पांचों के लिए समान होती क्या? नहीं। तो एक जैसे विचार होंगे क्या लोगों के? जब लोगों के एक जैसे विचार नहीं होंगे, या फिर जो अर्थशास्त्र उनके एक जैसे विचार नहीं होंगे, तो भैया क्या होगा? लड़ाई होगी, मतलब विवाद होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये था आज के इस वीडियो के लिए। आज वो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते बेटा। क्या क्या पढ़ा हमने? पढ़ा अर्थशास्त्र की प्रकृति का, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा अर्थशास्त्र विज्ञान है, विज्ञान है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हम उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, जी हाँ एक बार रिवाइज करेंगे। हाँ, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व का क्या कर रहे हैं? क्रमबद्ध रूप से क्या कर रहे हैं? सॉरी बेटा, का अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही हमने पढ़ा अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान क्या है? जो क्या था, क्या है, क्या होना चाहिए से संबंधित है। यहाँ पर कोई विवाद उत्पन्न होता है क्या? नहीं होता है। इनकी जो सत्यता होती है उसको हम जांचा जा सकता है। ठीक है, अगला हमने पढ़ा बेटा पॉइंट, अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, तो कारण बताइए। अब अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान क्या है? आदर्श विज्ञान ये है कि क्या होना चाहिए से संबंधित है। मनरेगा के लेकर अलग अलग अर्थशास्त्र अपने अलग अलग मत प्रकट कर रहे हैं। तो ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। तो हाँ, लोगों को अच्छी चीज़ें सेंड किया करिए। और हाँ, एग्जामिनेशन आ गई है तो प्लीज़ आपके अगर दोस्त है, उन्हें अगर आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है और वो कुछ कर सकते हैं, अगर उन्हें अर्थशास्त्र में समस्या आ रही है या फिर उन्हें बिजनेस में भी समस्या आ रही है, तो अलका दीदी के भी हमने वीडियोस डाल रखे, रवि सर के भी हमने वीडियोस डाले अकाउंट्स के, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आप चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको सभी के वीडियोस मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। तो प्लीज़ इन वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है वाकई में आपका कोई दोस्त समस्या में है तो प्लीज़ उसकी सहायता करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। और हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपका एक एक कमेंट हम पढ़ते हैं और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जी हाँ, हमें कोई चीज़ मोटिवेट नहीं करती जितना आपके कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स कीजिएगा कि आपको हमारे वीडियो में क्या अच्छा लगा, कहाँ पर हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर किस स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको समस्या आ रही है। और आने वाले समय में हम आपके लिए
मैराथन भी लेके आएंगे, बिल्कुल बिजनेस की भी लेकर आएंगे, इको की भी लेकर आएंगे, और रवि सर से हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और अकाउंट्स की मैराथन भी आपके लिए बनवाएंगे और लेकर आएंगे। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा खनी, जय हिंद, जय भारत।